हेलो गाइस, मैं हूं गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने लेके आ रही हूं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, किस तरीके से इसको सीपीसी को पढ़ा जाता है, किस तरीके से हम एक स्टोरी के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको रिलेट किया जाएगा, हाउ द सेक्शंस रिलेट विद द ऑर्डर्स। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप सीखोगे कि किस तरीके से सीपीसी को पढ़ा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सीपीसी समझ नहीं आता, सीपीसी को किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से सीपीसी हम स्टार्ट करें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी। स्टार्ट द सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर which came into 1908. It was first enacted in 1859. So Act number 5 of 1908 Code of Civil Procedure. It consists of total section 158, Appendix 8, Orders 51. So first of all, what is CPC? CPC means Code of Civil Procedure 1908. So the question is CPC is substantive law or procedural law. So how many students give the answer of this question? So it is procedural law or adjective law. So what is the difference between substantive law and procedural law? Substantive law, which provides right and liabilities of the parties. Procedural law describes practice, procedure and machinery for the enforcement of these right and liabilities. So what is the difference? Substantive law, it is a fundamental law which cannot be amended except legislature, while procedural law, it can be amended by the High Court. It is a executive law also. Substantive law, it describes the right and liabilities of the parties, while procedural law, it describes practice, procedure and machinery for the enforcement of these right and liabilities. So their CPC consists of two parts. First part is body of the code, and second one is rules. So body of code includes sections. So how many sections present in CPC? Total number of 158 sections are given in CPC, while in rules total number of orders is 51. So CPC का ये एक प्रोसीजरल लॉ है। कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि ये प्रोसीजरल लॉ है या नहीं? तो सबस्टेंटिव पार्ट सेक्शन जो है सीपीसी का, वो सबस्टेंटिव पार्ट डिफाइन करता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ जो है वो जो है ऑर्डर जो है रूल्स जिसमें दे रखे हैं वो प्रोसीजरल लॉ का काम करेंगे। तो ये बोथ है, यानी सबस्टेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है। अब इन दोनों में अगर इनकंसिस्टेंट बिटवीन द सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, तो विच विल प्रीवेल? सो ऑर्डर्स विल प्रीवेल, यानी रूल्स जहाँ दे रखे हैं वो प्रीवेल करेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सीपीसी एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, सीपीसी एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें प्रोसीजर बताया जाता है, जिसमें एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज बताए जाते हैं। तो कैसे इसको पढ़ना है आगे हम देखते हैं। आज इस लेक्चर में मैं केवल किस तरीके से रीड करना है इंडेक्स बेस पे पूरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आगे चलते हैं। प्रियम्बल यानी एनफोर्समेंट डेट क्या थी सीपीसी की? 1 जनवरी 1909। एनफोर्समेंट डेट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से।
पूछा जाता है कि सीपीसी का इन्फोर्समेंट डेट क्या है, सीआरपीसी का क्या है, आईपीसी का क्या है। तो ये दूसरा डिफरेंस पूछा जाता है, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ और सबस्टेंटिव लॉ। तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। बेसिकली सीपीसी इज़ अ सबस्टेंटिव प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट और लाइबिलिटीज़ को एनफोर्स कराया जाता है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। किस लिस्ट में आता है ये, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दे रखे हैं 12, उनमें 7th शेड्यूल में ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो कौन कौन से प्रोसीजरल लॉ होते हैं? प्रोसीजरल लॉ आपका सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, दीज आर प्रोसीजरल लॉ। सबस्टेंटिव लॉ कौन कौन से हैं आपके? आईपीसी हो गया सबस्टेंटिव लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस टाइप के जो हैं वो सबस्टेंटिव लॉ हो गए। अब इसका जो सीपीसी का अमेंडमेंट कितने टाइम हुआ, और ये प्रीएम्बल क्या कहता है? तो सीपीसी का प्रीएम्बल कहता है कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉज। जो सीपीसी इज़ अ कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। consolidated code collecting all the laws relating to the procedure to be adopted by civil courts। बेसिकली हमने ये जाना सबस्टेंटिव और प्रोसीजरल में क्या डिफरेंस होता है। अमेंड द लॉज, section cannot be amended except legislature, while procedural part it means orders which are given here, 51 order which can be order क्या हो सकते हैं, वो अमेंड हो सकते हैं, अमेंड बाय द हाई कोर्ट। अब अमेंडमेंट इसमें कब कब आया? सबसे बड़ा अमेंडमेंट केवल 3 बार अमेंडमेंट हुआ, 1976, 1999 एंड 2002। Code of Civil Procedure 1976 which was enforced in 1st January 1977 and 1999 and 2002 ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं एनफोर्समेंट में आए थे 1 जुलाई 2002 में। तो ये आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट हो गया। टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट हैं 11, देयर आर 11 पार्ट्स। तो हमें इंडेक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडेक्स पे बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले इंडेक्स क्या होता है सीपीसी, कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, फिर उसके बाद हम एक स्टोरी बनाएंगे कि किस तरीके से सीपीसी को पढ़ना है। तो पार्ट 11 में चलते हैं। तो पहला है प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रिलिमिनरी में जनरली आपके फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट बताता है कि क्या टाइटल है, क्योंकि हर एक सीआरपीसी उठा लो या सीपीसी उठा लो या इंडियन एविडेंस उठा लो, कोई भी एक्ट उठा लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लो, टीपीए उठा लो, सब में ही सेक्शन 1 जो है वो टाइटल की बात करता है। तो एक कब फोर्स में आया, क्या नाम रखा था, इसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। एनफोर्समेंट डेट थी इसकी कितनी, 1 जनवरी 1909, सेम एज रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी 1908 में आया और 1 जनवरी 1909 को एनफोर्समेंट डेट थी इसकी। और प्रिलिमिनरी में यही सब है। दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशन। हर चाहे आप सीआरपीसी उठा लो, आईपीसी उठा लो, एविडेंस उठा लो, आईपीसी में नहीं है, सेक्शन 2 में जो है डेफिनेशंस दी होती हैं कि डिक्री क्या होती है, डिक्री होल्डर क्या होगा, जजमेंट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, वो सारी डेफिनेशंस यहाँ दे रखी हैं। तो हम धीरे धीरे करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो इस तरीके से ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, रेवेन्यू कोर्ट कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंशियल कोर्ट कौन कौन से होते हैं, वो सारे इसमें दे रखे हैं, जनरल बेसिस दे रखा है। पार्ट फर्स्ट पे हम चलते हैं। पार्ट फर्स्ट में सूट इन जनरल, किस तरीके से सूट अप्लाई होता है, कौन सिविल सूट कर सकता है, कौन कौन सिविल सूट से बाहर है, क्रेस जुडिकाटा किस पे अप्लाई होता है, सब जुडिस क्या होता है, वो सारा जनरल दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद समन कैसे भेजे जाएंगे, पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाते हैं एग्जीक्यूशन, डिक्री को कैसे, डिक्री जब आ गई, डिक्री
फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, वो डिक्री जब आ गई तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सारा दे रखा है। पार्ट थर्ड में इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग दे रखा है कि किस तरीके से कमीशन इशू किया जाता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच होती है तो उसके बाद गवर्नमेंट या कोर्ट जो है वो कमीशन जारी करती है। पार्ट फोर्थ में दे रखा है पर्टिकुलर केसेस, कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस में कौन कौन से सूट होंगे, इंडिजेंट वाले या जो भी हैं। इसके अंदर स्पेशल प्रोसीडिंग आएगा, उसके बाद सप्लीमेंट्रल प्रोसीडिंग, उसके बाद पार्ट 7 में अपील्स। जब आपका जजमेंट आ गया, जजमेंट आपके अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट आया तो आप कहाँ जाओगे, आप उसके लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, यानी आप अपने से ऊपर वाले कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, अपील करोगे। तो ये अपील है। पार्ट 8 जो है वो कहलाता है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। अगर अपील में नहीं काम बना या हमें सिर्फ कोई मिस्टेक है या हमें अपने ही लेवल, तो हमने रेफरेंस कर दिया, रेफ़र कर दिया केस को या रिव्यू कर लिया, उसी कोर्ट में रिव्यू कर लिया कि कहीं केस में कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवीजन ये सारा दे रखा है पार्ट 8 में। पार्ट 9 में हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं और पार्ट 10 जो है वो रूल्स दे रखे हैं, क्या क्या रूल्स हैं सीपीसी के अंदर। पार्ट 11 में मिसलेनियस, जो जो चीज़ें छूट गई हैं वो सारे इट जस्ट लाइक एज अ स्टोर रूम, जो चीज़ें छूट गई हैं वो यहीं मिलेंगी। एक आपका रफ़ की तरह काम करेगा, जैसे रफ़ कॉपी होती है ना, उसमें सब कुछ मिलता है। आप बचपन में मैथ भी लिख लेते थे, इंग्लिश भी लिख लेते थे, हिंदी भी लिख लेते थे, तो वहाँ पे कलेक्शन है, जो भी कुछ छूट गया वो वहीं पे है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये थे आपके पार्ट। अब सबसे पहले सेक्शन पढ़ने से पहले आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए कि कैसे हम सीपीसी के ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, तो हम ऑर्डर्स एक सीक्वेंस में एक कहानी की तरह बताते चलूँगी। सबसे पहले तो अपना बेयर एक्ट निकाल लो। बेयर एक्ट देखो, ये वीडियो तब समझ में आएगी जब आप बेयर एक्ट निकाल लोगे। जो बिगनर्स हैं, जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं या जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले विदाउट बेयर एक्ट तो पढ़ाई नहीं होती है लॉ में। तो अपना बेयर एक्ट निकाल लो, इंडेक्स निकालो। सबसे पहले आपकी इंडेक्स पे पकड़ होनी चाहिए कि इंडेक्स क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप डेप्थ में जाइए। और सबसे बड़ी बात सीपीसी में है, सीपीसी में केसेस आपको बहुत कम मिलेंगे। लर्निंग पार्ट में हम बता रहे हैं और ये बहुत इजी है, लगता है ये टफ़ है लेकिन सबसे इजी है, क्योंकि इसके रूल समझ में आ जाएं एक बार तो आप आसानी से सेक्शंस को फटाफट से रीड कर लोगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। देयर आर टोटल 51 ऑर्डर। तो पहला क्या है, ऑर्डर 1, पार्टीज टू सूट्स। तो क्या होगा, दो बंदे हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई, एक बंदा लेके आया या कोई प्रॉपर्टी लेके डिस्प्यूट है या कोई किसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट है तो वो सिविल में जाएगा। सिविल में जब वो आया तो क्या हुआ, सूट पार्टीज़ क्या लेके आई, अपना मैटर लेके आई कि भैया ये मैटर है। मैटर को क्या करेंगी, ऑर्डर 2 में क्या होगा, उसको फ्रेम करेंगी, तो उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो ऑर्डर 1 में क्या है, पार्टीज टू सूट्स। कितने रूल्स दे रखे हैं, रूल 13। तो आप ऐसे याद कर लो, 13 पार्टी आई, 13 पार्टी आ गई। अब क्या करेंगी ये पार्टी, अपना जो सूट अराइज हुआ है, जो वाद आया है, उसको फ्रेम करेंगी। फ्रेम कर लिया, फ्रेम करने के बाद कहाँ जाएंगी, फ्रेम करने के बाद किसके पास जाएंगे आप। अब भाई कोई वकील ढूंढोगे या रिकॉग्नाइज एजेंट ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, क्या कोई प्लीडर ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे कि भैया मेरा केस कौन लड़ेगा, तो उसके बंदे के पास आप जाओगे। तो जब आप ये कॉपी लेके पहुँचे तो आपका वो सूट हो गया। अब प्लीडर आपने अपॉइंट कर लिया तो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के पास गए। तो इसमें कितने रूल्स हैं, 6। तो आप समझ लो 6 आदमी लेके वो सूट लेके पहुंच गए। अपना सूट देखा, पार्टी पहुंची, सूट लेके पहुंची, रिप्रेजेंट किया, सूट को फ्रेम किया, प्लीडर के पास पहुंच गए। प्लीडर अब क्या करेगा, तो उसको एक परफॉर्मा बना के देगा, कहेगा भैया चलो लाओ प्लेंट बना दो। तो दो चीज़ होती है, प्लेंट और WS। प्लेंट होता है प्लेंट जिसमें हम क्या करते हैं, प्लेंटिफ की तरफ से लिखते हैं, और WS जिस प्लेंट का रिप्लाई होता है जो डिफेंडेंट की तरफ से होता है। दो पार्टीज होती हैं, पहली प्लेंटिफ और दूसरी डिफेंडेंट। तो पहली पार्टी जो पहले आई, प्लेंट, जिसने क्लेम किया, सूट दायर किया, जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया, तो क्या हुआ, अब क्या होगा,
वकील कर लिया, वकील के पास आपने बता दिया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या ये किसी चीज़ को लेके वो है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, तो आप अपनी मैट्रेस बता दो, प्लेंट तैयार होगा, वकालतनामा लगेगा और उस पर साइन वाइन होके वो सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया कोर्ट में जाके। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 में दे रखा है, रूल 2 रूल है केवल। आप एक स्टोरी की तरह याद करो, क्या हुआ, सूट पार्टीज़ आई, पार्टीज़ क्या करी, उसने सूट को फ्रेम किया, सूट फ्रेम करने के किसके पास गए, वकील के पास, वकील क्या करेगा, सूट को इंस्टीट्यूट कराएगा कोर्ट में। अब क्या होगा, प्लेंट उसने डाल दिया तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस बंदे को बुलाएगी जिसके अगेंस्ट में कोर्ट सूट दायर किया है, सूट डाला है, उसके अगेंस्ट में उसको इनवाइट करेगी। तो इनवाइट कैसे करेगी, इशू ऑफ समन इशू करेगी। तो समन यहाँ सेक्शन 27 से 30 में दे रखा है, सूट इंस्टीट्यूशन सेक्शन 26 में। आपको रिलेट करके पढ़ना है, यानी 4 में दे रखा है और यहाँ पे सेक्शन 26 में। ऑर्डर 4 में क्या देखा है, सूट इंस्टीट्यूशन, जो कौन कर रहा है, जो प्लीडर की तरफ से, जो पार्टीज़ की तरफ से प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीडर कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है। और किस में दे रखा है, सेक्शन 26। याद रखो, 6 - 2 4, तो ऑर्डर 4 26 याद रखना है। अब क्या किया कोर्ट ने, डिफेंडेंट को समन इशू कर दिया। तो समन इशू करेगा तो क्या करेगा, वो किस में, सेक्शन 27 से लेके 30 में है। तो कितने दिन के अंदर रिप्लाई करना होगा उसको, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर समन इशू डिफेंडेंट को कर देंगे और वो रिप्लाई करेगा। वो डिले भी हो सकता है, 90 डेज़ एक्सटेंड भी हो जाता है, वो सारे हम बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप जस्ट स्टोरी समझो। उसके बाद क्या होगा भाई, समन इशू हो गया, इधर से प्लेंटिफ ने प्लेंट तैयार किया, उधर से डिफेंडेंट ने WS तैयार किया कि भैया उसने जवाब क्वेश्चन पूछे हैं, उसने इल्ज़ाम लगाए हैं तो मैं रिप्लाई तो दूंगा। तो WS में क्या हुआ, रिप्लाई हुआ। तो जो प्लेंट और WS के जो बनते हैं एग्रीमेंट, वही कहलाते हैं प्लीडिंग। रिटिन में जब प्लेंट और WS लिखा जाता है, रिटिन में WS और प्लेंट होता है, उसी को हम प्लीडिंग बोलते हैं। तो 6 ऑर्डर में क्या है, प्लीडिंग दोनों का तैयार हो गया। 7th में वही प्लेंटिफ ने प्लेंट लिखा, 8th में डिफेंडेंट ने WS लिखा, रिटिन स्टेटमेंट दिया। प्लेंट में क्या होगा कि मैं इस बंदे पर ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, ये सूट है, इन्होंने मारा पीटी की, इन्होंने ये सब किया, वो सारा। WS में क्या होगा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात डिनाई करता हूँ, ये बात ठीक है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने इनको मारा था। तो ये एक पार्ट डिनाई और एडमिट, वो सारी चीज़ें WS में आ जाएंगी। ये ऑर्डर 8 हो गया। मैं जस्ट इंडेक्स बेस बता रही हूँ, अभी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल ब्रेकफास्ट करो, स्टोरी के फॉर्म में सुनो कि किस तरीके से पढ़ना है। तो अब प्लेंटिफ की तरफ से प्लेंट आ गया, WS आ गया उधर से। अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, WS लेके क्यों क्या करेगा, दोनों पार्टीज़ को एक टाइम देगा पर्टिकुलर कि दोनों पार्टीज़ अपीयर हों। तो 9 में कहाँ पहुँच गए, दोनों पार्टी क्या होंगी, अपीयर होंगी। अब दोनों पार्टीज़ अपीयर होंगी तो कोर्ट क्या करेगी, एक की बात तो सुनेगी नहीं, दोनों की बात सुनेगी। तो पार्टीज़ को क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। तो ऑर्डर 10 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़, बोथ पार्टीज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों पार्टीज़ को वो एग्जामिन करेगी। तो कोर्ट क्या कहेगी, डिस्कवरी इंस्पेक्शन करेगी कि क्या मामला है इसका, डॉक्यूमेंट मंगाएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको मंगाएगी। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन 11 में आ गया। 12 में आ गया, एडमिट करेगी, एडमिशन नोटिस लेगी, क्या क्या एडमिट करना है, क्या क्या हटाना है। डॉक्यूमेंट मंगाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे घर का नक्शा मंगाना हो या कोई अनदर चीज़ मंगानी हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाएगी। तो वो आ गया 13 में। तो 13 में क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। तो आपको इस तरीके से याद कर लो, पहले हमने क्या चला, पार्टी आई सूट लेके, सूट क्या हुआ, फ्रेम करके लाई, फ्रेम करके किसके पास पहुंची, ऑर्डर 3 में वकील के पास, प्लीडर के पास। प्लीडर ने क्या किया, सूट को इंस्टीट्यूट किया, किस में, ऑर्डर 4 किससे कनेक्ट है, सेक्शन 26, 6 - 2 4। तो ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। सर्विस इशू समन करेंगी, कोर्ट ने क्या किया, समन इशू कर दिया 5 ऑर्डर में। 6 में क्या हुआ, प्लीडिंग, दोनों का प्लेंट और WS लिखित में आ गया। 7 में प्लेंट, 8 में WS, 9 में कोर्ट ने दोनों को बुला लिया। 10 में दोनों पार्टीज़ का एग्जामिनेशन हुआ। 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर दिया। 12 में एडमिशन,
एडमिट की बातें। 13 में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहा। तो ये डेट, DAD ऐसे याद करना, 11, 12, 13 डेट। इसके बाद आता है 14। 14 में क्या होता है, हमने इसमें बोर्ड पे तो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ऐसे आपको करके दिखा दूँगी, याद हो जाएगा। अब क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगी, भाई डॉक्यूमेंट भी आ गए, एडमिट भी हो गया, अब ऐसा करो सेटलमेंट ऑफ इशू। तो क्या करेंगे, केस को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर 14 में क्या है, सेटलमेंट ऑफ इशू। ऑर्डर 15 में क्या होगा, सेटलमेंट हो गया तो क्या होगा, या तो केस को विड्रॉल कर दो या डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी पहली ही बार में निपटारा कर दो। अगर केस का निपटारा हो जाता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही केस के होता नहीं है जनरली, पर डिस्पोजल ये दे रखा है, विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, द डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। अपना वेरेक्ट साथ में लेके बैठे और वहाँ पे इंडेक्स में देखते चलें कौन कौन से ऑर्डर कहाँ चल रहे हैं। तो विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट यानी डिस्पोजल ऑफ सूट एक ही बार में निपटारा कर दिया, ये ऑर्डर 15 में। ऑर्डर 16 में कहता है, ऑर्डर 5 में कह रहा था कि इशू समन इशू करे हमने, किसको करे, हमने WS मंगाने के लिए डिफेंडेंट को। 16 में कहता है कि समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब प्लेंट और WS की तरफ से विटनेसेस आएंगे, प्लेंट कहेगा कि उसने जब तो सबूत मांगेगी कोर्ट की, बताओ एविडेंस कहाँ है, तो उसके लिए विटनेसेस, तो समनिंग और अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस ऑर्डर 16 में आएंगे। ऑर्डर 16 सेक्शन 31 से कोरिलेट करता है, तो ऐसे याद रखना 3116, 3 2 जा 6, तो ऐसे याद रहेगा 31 सेक्शन, यानी ये हो गया। इसके बाद हम सेक्शन ऑर्डर 16A ये कहता है डिटेल्ड प्रिजन, डिटेन्ड प्रिजन, यानी 16 में A में क्या है, विटनेस। अब हमने विटनेस को बुलाया तो 16 में, 16A में हमारा विटनेस अगर जेल में है तो हम उसको किस तरीके से बुलाएंगे, वो 16A ऑर्डर में बुलाएंगे। अब कोर्ट क्या करता है, कोर्ट दोनों की बातें सुनता है, डिफेंडेंट की भी और प्लेंटिफ की भी। फिर एडजॉर्नमेंट भी लग जाते हैं कि आज पार्टी नहीं आई, आज या WS माने में देर हो गई या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो देरी के लिए एक एडजॉर्नमेंट लेटर दिया जाता है। तो 17 में क्या हुआ, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट कितनी बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स एडजॉर्नमेंट दिया जाता है, जनरली 3 टाइम्स एडजॉर्नमेंट दिया जाता है 17 में एडजॉर्नमेंट। 18 में हम चलते हैं। अब 10 में क्या था, पार्टीज़ का एग्जामिनेशन था। 18 में क्या होगा, विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान रखना है। 10 में पार्टीज़ का एग्जामिनेशन हो रहा था, क्योंकि अब पार्टीज़ तो आ चुकी, एग्जामिन हो चुकी, तो विटनेस बुलाए थे। विटनेस किसके बुलाए थे, 16 में और 16A में विटनेस बुलाए तो जब तक एडजॉर्नमेंट चलता रहा 17 में। फिर 18 में क्या, विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा कि विटनेस की कही बातें जो उसने एज ए एविडेंस दिया है वो सही है या नहीं है, वो सब दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 19 कहता है एफिडेविट। भैया जो भी कुछ दो आप, चाहे वो एविडेंस दो चाहे वो प्लेंट दो, सब एफिडेविट पे होना चाहिए। तो कोर्ट जो है जो भी मटेरियल मांगती है वो एज ए एफिडेविट फॉर्म में लेती है। तो एफिडेविट्स में एविडेंस हो आपके, वो भी एफिडेविट पे होंगे। तो 19 ऑर्डर एफिडेविट की बात करता है। ऑर्डर 19 रूल 3 है उसमें। 20 19 के बाद अब आपका आता है 20 में क्या है भैया, दोनों की बातें सुनी, दोनों के बारे में देखा कि प्लेंट में क्या आया, WS में क्या आया, दोनों के विटनेसेस को एग्जामिन किया, एफिडेविट्स मंगाए एविडेंस के लिए, एविडेंस एफिडेविट पे लिए गए। अब लेने के बाद अब क्या कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी यानी जजमेंट देगी। तो जज क्या करेंगे, अब जजमेंट देंगे। किस में है, ऑर्डर 20 में। और यहीं पे सेक्शंस किस सेक्शंस में दे रखे हैं, आप साथ के साथ ऑर्डर के साथ ही लिख लीजिए। सेक्शन 33 में जजमेंट दे रखा है। तो जजमेंट में 20 रूल्स हैं, 20 में जजमेंट। अब जजमेंट आ गया 21 में, आपका जजमेंट हो गया। जजमेंट एंड डिक्री दोनों हैं 20 में। 21 में है डिक्री को और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना, उसको एनफोर्स कराना। 20A आपका छूट गया, उसमें है पेमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या कॉस्ट होगी। 21 हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
2 में हम आ जाते हैं। 22 में है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज़। जब पार्टीज़ मैरिज डिस्प्यूट हो गया या कोई इंसॉल्वेंसी हो गया पार्टीज़, उसके बारे में है। 23 में विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। जब सूट चलाना ही नहीं है तो हम बीच में से विड्रॉ कर लेते हैं, आपसी समझौता कर लिया या ट्रांसफ़र कर दिया या एडजस्ट कर दिया सूट को। एडजस्टमेंट यानी हम कहते हैं ना, और यहाँ पे हम सेक्शन 89 को रिलेट करेंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। जो भी लोक अदालत या मीडिएशंस या कंसिलिएशन बने हुए हैं वहाँ पे जाके मीडिएशन में या आर्बिट्रेशन में जाके सूट को डिस्पोज करना, वो आपका 23 में आएगा। तो 24 में आपका पेमेंट, जो भी खर्चे हैं वो सारे कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। 25 में सिक्योरिटी दी जाएगी फॉर कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है उसकी सिक्योरिटी। 26 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें दे रखा है कमीशन इशू करेगी। तो कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेगी, कमीशन जारी करेगी। तो कमीशन ऑर्डर 26 और किस सेक्शन में है, 75 से 78 सेक्शन के बीच में है कमीशन। तो वो भी आपको कोरिलेट करना है, 75 to 76 और यहाँ पे 78 और यहाँ पे 26, ये ध्यान रखना है। यानी 75 यानी 7 - 5 2 बचे और ये हो गया 20, तो 26 से आपको रिलेट कर लेना। 27 में इस अब यहाँ से किस तरीके से याद करना है, जनरली जो क्रक्स है ना वो ऑर्डर 1 से लेके 20 तक है, उसके बाद एक एक सीक्वेंस में आ जाना। 27 से लेके 30 तक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 26-7 में स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका सूट है। 28 में है मिलिट्री से रिलेटेड, 29 में है कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, 30 में है फॉर्म से रिलेटेड और 31 में है ट्रस्ट से रिलेटेड। तो ये सारे हैं 27 से लेके 31, ऐसे याद कर सकते हो इसको। स्टेट, मिलिट्री, कॉर्पोरेशन, फॉर्म, ट्रस्ट। 32 आपकी बात करते हैं सूट अगेंस्ट माइनर एंड अनसाउंड माइंड। जो माइनर है और अनसाउंड माइंड है उनकी तरफ से सूट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनकी तरफ से नेक्स्ट फ्रेंड आएंगे या उनकी तरफ से गार्जियन आएंगे, तो वो सारा हम बाद में एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ आप समझो कि क्या क्या हमें पढ़ना है। 32A में है फैमिली रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो 32A में आ जाएंगे। 33 में जो है ऑर्डर 33 विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है सूट बाय इंडिजीनियस पर्सन। इंडिजेंट पर्सन के द्वारा सूट, यानी जो गरीब है वो किस तरीके से उसको गवर्नमेंट जो है फ्री में एक वकील प्रोवाइड कराएगी जो उसके सूट को जो उसके केस को लड़ सके। तो हो गया ऑर्डर 33। ऑर्डर 34 इमूवेबल प्रॉपर्टी या मॉर्टगेज से रिलेटेड है। ऑर्डर 35 विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 35 है इंटरप्लीडर सूट। द डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द टू डिफेंडेंट। जब दो डिफेंडेंट के बीच की लड़ाई है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। तो ऑर्डर 35 वो रिलेट करना है आपको सेक्शन 88, साथ में ही लिख लो रीड विथ सेक्शन 88, यानी 35 3 + 5 8 तो 88। तो ऐसे आपको याद रहेगा। ये पूछे जाते हैं कि किस सेक्शंस में किस ऑर्डर से रिलेटेड है, तो आपको आसानी रहेगी, साथ के साथ लिख लोगे। तो इंटरप्लीडर सूट जो है ऑर्डर 35 में है। ऑर्डर 36 स्पेशल केसेस जो कि सेक्शन 90 में दे रखे हैं। ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर 38 विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। जजमेंट आने से पहले प्रॉपर्टी को अटैच करना या अरेस्ट करना बंदे को, और क्या क्या इसमें प्रोहिबिशन है ये 58 ऑर्डर में भी सेक्शन में भी दे रखा है, तो इसको रिलेट कर लेना 38 और सेक्शन 56, यानी वुमेन को किस किस आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वो सारे दे रखे हैं, ग्राउंड्स दे रखे हैं। ऑर्डर 39 विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्यूट हुआ प्रॉपर्टी को लेके, बीच में ही कोई बंदा मान लो किसी की प्रॉपर्टी को उसने हथियार लिया और उस पर कब्जा करके उस पर कुछ बना रहा है, तो वो कोर्ट में गया भागा भागा, तो कोर्ट क्या करेगी, टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड कर देगी, उसको रोक देगी, रुक जाओ, इस प्रॉपर्टी पे कुछ मत बनाओ। तो ऑर्डर 39
9 इन, ना इन, इन, ये आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। इन 9 तो 39 इंजंक्शन की बात करता है, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की बात करता है। ऑर्डर 40 ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करता है। तो ये जितने भी ऑर्डर 38 अरेस्ट की बात करता है, ऑर्डर 39 आपका टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करता है और ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये सारे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में दे रखे हैं। सेक्शन 94 रीड कर लो, रीड विद ऑर्डर 38, 39 एंड 40। नेक्स्ट ऑर्डर 41 की तरफ चलते हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री से अपील। तो किस तरीके से आपकी जो डिक्री आई, यानी जजमेंट आया, जजमेंट के बाद डिक्री आई, 15 दिन के अंदर डिक्री बनी, डिक्री के बाद डिक्री को एग्जीक्यूट करा और डिक्री एग्जीक्यूट होने के बाद अब वो कोई बंदे के फेवर में नहीं आई तो वो कहाँ जाएगा, भागा भागा वो उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा, निचली अदालत से ऊपर की अदालत में जाएगा। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट का मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से वो अपील के लिए गया। तो ऑर्डर 41 जो है ओरिजिनल डिक्री से अपील है, वो सेक्शन लिख लो इसके साथ 96 to 99A। इसके बाद है ऑर्डर 42 अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री। 42 है अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री से, जो अपीलेट डिक्री से उसकी अपील जो है सेकेंड अपील जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 100 से लेके 103 तक। उसके बाद ऑर्डर 43 ऑर्डर से अपील है जो कि सेक्शन 104 to 106 से के साथ हमको पढ़ना है। ऑर्डर 44 अपील बाई इंडिजेंट पर्सन। तो आपने ऑर्डर 33 में इंडिजेंट पर्सन का सूट कौन दायर करेगा और यहाँ इंडिजेंट पर्सन की अपील कौन करेगा, तो वो ऑर्डर 44 में है। ऑर्डर 45 सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अपील होगी, वो सेक्शन 109 के साथ पढ़ना है। 109 और 45 तो 5 + 4 9 होता है, तो पीछे याद रखना 109 सेक्शन, तो 9 4 + 5 9, तो ऐसे याद रखना है। ऑर्डर 45 रीड विद 109 अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद रेफरेंस रिवीजन यहाँ पे नहीं दे रखा, रेफरेंस केस में ऑर्डर 46 आपने क्या किया, रेफ़र कर दिया। रेफ़र हमेशा हम हाई कोर्ट में करते हैं, तो केस को आपने हाई कोर्ट में रेफ़र किया। ऑर्डर 46 रीड विद सेक्शन 113। ऑर्डर 47 रिव्यू। अब रिव्यू क्या करोगे, तो रिव्यू सेम कोर्ट में ही होता है, तो वो आएगा ऑर्डर 47, इसको रीड करना है 114 सेक्शन। तो 113 सेक्शन रेफरेंस की बात करता है, 114 रिव्यू की बात करता है, 115 रिवीजन की बात करता है, उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। ऑर्डर 47 के रूल 7 में ही जाके आप देखोगे, आप अपना इंडेक्स खोल लीजिए और वहाँ पे देखिए 7 में रिवीजन दे रखा है, ठीक है। 48 मिसलेनियस की बात करता है, जहाँ पे जो भी कुछ बचा हुआ छूट गया वो पार्ट 48 के अंदर आ जाएगा। 49 चार्टेड हाई कोर्ट की बात करता है, 50 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करता है और 51 प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करता है। तो ये था आपका ऑर्डर, एक कहानी के फॉर्म में आपने बना लिया, उसको लर्न करना है। बेयर एक्ट साथ में लेके बैठें, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो बेसिकली इंडेक्स बेस पर था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, CPC सिविल प्रोसीजर को, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कब एनफोर्समेंट में आया, 1 जनवरी 1909 को। क्या है ये इसका एक पार्ट सबस्टेंटिव है और दूसरा पार्ट प्रोसीजरल है। ओवरऑल ये प्रोसीजरल लॉ है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और ये अमेंड हो सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों है, क्योंकि स्टेट और यूनियन दोनों ही इसको अमेंड कर सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, ऑल स्टेट्स ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैगज़िम है, ओबिजिस एबी रेमेडियम, वेयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पे आपके राइट है वहाँ रेमेडी अराइज होगी। तो ये प्रोसीजरल लॉ है, यहाँ पे सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेक्शन सबस्टेंटिव लॉ की बात करता है तो ऑर्डर जो है प्रोसीजरल लॉ की बात करता है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक पार्टी इसके राइट और लाइबिलिटी की बात करता है और दूसरा उसको एनफोर्स करने की बात करता है। तो एनफोर्स जब करेगा तो उस पर ये मैगज़िम अप्लाई होगी। ये मैगज़िम जो है ओबिजिस एबी रेमेडियम, वेयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी,
जहाँ पे राइट है वहाँ रेमेडी होगा। ये जो था वो घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया के केस में एक्सप्लेन की थी ये मैगज़ीन, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अमेंडमेंट, कंसोलिडेट और अमेंडमेंट्स हो सकता है। इसमें चेंजेस आए हैं। सेक्शन 1 में जो टाइटल में जो लिखा है, ये पहले जो था जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब ये अप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ये चेंज हुआ है, पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, लेकिन अब अप्लाई है। तो ये है। बाकी का किस तरीके से हमें करना है, हमें एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ प्लेंट लेके आया, डिफेंडेंट WS लेके आया। तो एक पार्टी इसने सूट बनाया, सूट को फ्रेम किया, वकील के पास गया, वहाँ पे उसने वकील ने सूट को इंस्टीट्यूट किया। इंस्टीट्यूट करने के बाद प्लीडिंग तैयार किया, उसका एग्रीमेंट बनाया, रिटिन में उसका प्लेंट और WS तैयार हुआ। प्लेंट लिखने के बाद कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दी, उससे कोर्ट ने समन इशू किया। समन इशू करके डिफेंडेंट को बुलाया गया, डिफेंडेंट ने WS रिप्रेजेंट किया, दोनों पार्टी अपीयर हुई। अपीयर होने के बाद दोनों पार्टी का एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन सब हुआ। उसके बाद सूट जो है इंस्टीट्यूट हो गया। इंस्टीट्यूट होने के बाद उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट जब हुआ, तो अगर पहली बार में निपटारा हो जाए, आपसी समझौता हो जाए, तो फर्स्ट टाइम में निपटारा कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो विटनेसेस को बुलाओ, विटनेसेस को बुलाओ, समन इशू करो। और जो अगर जेल में है विटनेस तो उसको भी बुलाओ। उसको बुलाने के बाद एडजॉर्नमेंट कितनी बार दिया जा सकता है वो है। फिर विटनेस को एग्ज़ामिन करो। एग्ज़ामिन करने के बाद जो भी एविडेंस आपने दिए ऑन एन एफिडेविट देने चाहिए। एफिडेविट पे ही वो मान्य होंगे एविडेंस एफिडेविट पे देने के बाद फिर दोनों पार्टी की सुन के कोर्ट क्या करता है, उसको जजमेंट प्रोवाइड करता है जज। और जजमेंट प्रोवाइड करने के बाद डिक्री आएगा, डिक्री को फिर एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील में जा सकते हो, और अपील में अगर जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप रेफ़र कर सकते हो केस को, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में रेफ़र कर सकती है या रेफरेंस रिव्यू कर सकती है। और अपील भी आपका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंडिजेंट पर्सन के द्वारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। आई होप आपको ये इंडेक्स समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में वी विल स्टार्ट द बेसिक, यानी फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट टू सेक्शन 8 वी विल एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे। थैंक यू गाइस। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।